अध्याय 2। याद में। हैरी के हाथ से खून निकल रहा था। अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ में पकड़कर मन ही मन गालियां देते हुए उसने कंधे से धक्का देकर अपने बेडरूम का दरवाजा खोला। चीनी मिट्टी की किसी चीज के टूटने की आवाज आई। उसका पैर ठंडी चाय के कप पर पड़ गया था जो उसके बेडरूम के दरवाजे के बाहर फर्श पर रखा था। लानत है। उसने इधर उधर देखा। प्रिवी ड्राइव के मकान नंबर 4 की सीढ़ियां वीरान थीं। शायद डडली ने उसके मजे लेने के इरादे से दरवाजे के ठीक सामने चाय का कप रख दिया होगा। हैरी ने खून बहते हाथ को ऊपर उठाया और दूसरे हाथ से कप के टुकड़े बटोरकर लबालब भरे कूड़ेदान में डाल दिए जो उसके बेडरूम के दरवाजे के भीतर दिख रहा था। फिर वह अपनी उंगली नल के पानी के नीचे धोने के लिए बाथरूम की तरफ भागा। उसे यह बात बहुत मूर्खतापूर्ण, निरर्थक, बहुत चिढ़ाने वाली लग रही थी कि वह अब भी 4 दिन तक जादू नहीं कर सकता। लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि उसकी उंगली में हुआ घाव उसकी योजना गड़बड़ा सकता था और उसे जादू से घाव ठीक करना भी नहीं आता था। उसे एहसास हुआ कि उसकी जादुई शिक्षा में यह एक गंभीर कमी थी, खास तौर पर उसकी भावी योजनाओं के संदर्भ में। उसने फैसला किया कि वह हरमाइनी से इसका तरीका जरूर पूछेगा। फिर उसने टॉयलेट पेपर का एक बड़ा टुकड़ा लिया और उससे फैली हुई चाय जैसे तैसे साफ कर दी। इसके बाद अपने बेडरूम में लौटकर उसने जोर से दरवाजा लगा दिया। हैरी ने सुबह अपने स्कूल के संदूक को 6 साल बाद पहली बार पूरा खाली किया था। अब तक तो हर साल शुरू होते समय वह इसमें ऊपर रखे 3/4 सामान को बाहर निकालकर उसमें से कुछ चीजों को बदल देता था, हटा देता था या नई चीजें रख लेता था। नीचे का सामान पुरानी कलमें, बीटल की सूखी आंखें, छोटे पड़ गए मोजे ज्यों का त्यों संदूक में ही पड़े रहते थे। कुछ मिनट पहले ही हैरी ने इसी ढेर में अपना हाथ डाला था। फौरन उसके दाहिने हाथ की चौथी उंगली में तेज दर्द हुआ और जब उसने बाहर अपनी उंगली निकाली तो यह खून में लथपथ थी। अब वह थोड़ी ज्यादा सावधानी से यह काम करने लगा। उसने एक बार फिर घुटनों के बल बैठकर संदूक की तलहटी टटोली। उसमें से एक पुराना बैज निकला जिस पर सेड्रिक डिगोरी हीरो है लिखा था, जो बीच बीच में पॉटर जीरो है में बदल रहा था। तलहटी में हैरी को एक टूटा हुआ और घिसा पिटा मुखबिर यंत्र भी मिला। इसके अलावा RAB नामक जादूगर के संदेश वाला सुनहरा लॉकेट भी था। और आखिरकार उसे वह नुकीली चीज मिल ही गई जिससे उसकी उंगली कटी थी। वह उसे देखते ही फौरन पहचान गया। यह उस जादुई आईने का 2 इंच लंबा टुकड़ा था जो उसके मृत गॉडफादर सीरियस ने उसे दिया था। हैरी ने उसे एक तरफ रखकर सावधानी से बाकी का संदूक टटोला, लेकिन संदूक में सबसे नीचे चमकती धूल की तरह पड़े कांच के चूरे को छोड़कर सीरियस के आखिरी तोहफे का और कोई अवशेष नहीं था। हैरी ठीक से बैठकर उस नुकीले टुकड़े की जांच करने लगा जिससे उसकी उंगली पर घाव हुआ था। उसे उसमें अपनी चमकती हरी आंखों के प्रतिबिंब के सिवाय और कुछ नजर नहीं आया। फिर उसने उस टुकड़े को सुबह के दैनिक जादूगर के ऊपर रख दिया जो पलंग पर बिना खुला पड़ा हुआ था। उसने कटु यादों के अचानक आए तूफान को रोकने की कोशिश की। टूटे आईने की यादों और अफसोस की टीसों को दबाने के लिए उसने संदूक में भरे बाकी अटाले पर हमला कर दिया। संदूक को पूरी तरह खाली करने और उसमें रखी बेकार चीजें हटाने में उसे 1 घंटा और लग गया। बचे हुए सामान को उसने 2 ढेरों में जमा किया। एक ढेर में वह सामान था जिसकी उसे आगे जरूरत थी। दूसरे में वह सामान था जिसकी अब उसे आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। स्कूल और क्विडिच के दुशाले, कड़ाही, चर्मपत्र, कलमें तथा उसकी ज्यादातर पुस्तकें जिन्हें वह यहीं छोड़कर जाने वाला था, एक कोने में पहुंच गईं। उसने सोचा कि उसके अंकल आंटी इन चीजों के साथ जाने क्या सुलूक करेंगे।
शायद रात के अंधेरे में उन्हें जला देंगे, जैसे वे किसी भयंकर अपराध का सबूत हों। उसने अपने मगलू कपड़े पहने, अदृश्य चोगा, काढ़ा बनाने का सामान, कुछ खास पुस्तकें, हैग्रिड का दिया एल्बम, कुछ चिट्ठियां और छड़ी एक पुराने बैग में जमा ली। बैग के सामने वाली जेब में हॉगवर्ट्स का नक्शा और RAB वाला लॉकेट था। लॉकेट को यह सम्मानित जगह इसके कीमती होने के कारण नहीं दी गई थी, बल्कि यह बिल्कुल मूल्यहीन था। बल्कि इसलिए दी गई थी क्योंकि इसे हासिल करने की बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई थी। सामने हैरी की डेस्क पर अखबारों का काफी बड़ा ढेर लगा था, जिसके पास उसकी सफेद उल्लू हेडविग बैठी थी। ये अखबार तभी से प्रतिदिन इकट्ठे हो रहे थे जब से हैरी गर्मियों में प्रिविट ड्राइव में रहने आया था। उसने खड़े होकर अंगड़ाई ली और डेस्क तक गया। जब वह अखबारों को सरसरी तौर पर देखकर एक एक करके कचरे के ढेर में फेंकने लगा, तो हेडविग ने कोई हलचल नहीं की। हेडविग या तो सो रही थी या फिर सोने का नाटक कर रही थी। वह हैरी से नाराज थी क्योंकि वह उसे इन दिनों पिंजरे से बहुत कम बाहर रहने दे रहा था। अखबारों के ढेर के अंत में पहुंचने के बाद हैरी ने अपनी रफ्तार कम कर ली। उसे एक खास अखबार की तलाश थी जो उसके प्रिविट ड्राइव में रहने आने के कुछ समय बाद ही आया था। उसे याद था कि उसके पहले पन्ने पर हॉगवर्ट्स में मगलू अध्ययन विषय की टीचर चैरिटी बर्बेज के इस्तीफे की खबर थी। आखिरकार उसे वह अखबार मिल ही गया। पेज नंबर 10 को पलटते हुए वह कुर्सी पर बैठकर उस लेख को दोबारा पढ़ने लगा जिसकी उसे तलाश थी। एल्बस डम्बलडोर की याद। एल्फियस डॉज। मैं 11 साल की उम्र में एल्बस डम्बलडोर से पहली बार मिला था। तब हम दोनों पहली बार हॉगवर्ट्स जा रहे थे। हम एक दूसरे की ओर तत्काल आकर्षित हो गए क्योंकि उस वक्त हम दोनों ही खुद को बाहरी मान रहे थे। स्कूल आने से कुछ समय पहले ही मुझे ड्रैगन पॉक्स हो गई थी। हालांकि हॉगवर्ट्स पहुंचने तक संक्रमण का खतरा नहीं बचा था, लेकिन मेरे चेहरे पर मौजूद दानों के निशानों और हरी रंगत के कारण ज्यादातर लोग मेरे पास आने में झिझक रहे थे। उधर एल्बस अनचाही कुख्याति के बोझ के साथ हॉगवर्ट्स गए। बमुश्किल 1 साल पहले उनके पिता पर्सिवल ने 3 मगलू बच्चों पर खूंखार हमला कर दिया था और इस अपराध के लिए उन्हें सजा सुनाई गई थी। एल्बस ने कभी इस बात से इनकार करने की कोशिश नहीं की कि उनके पिता, जिन्होंने बाद में अज़्काबान में दम तोड़ दिया था, ने वह अपराध किया था। जब मैंने हिम्मत करके उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके पिता यकीनन अपराधी थे। उसके बाद डंबलडोर ने उस दुखद घटना के बारे में कभी बात नहीं की, हालांकि उनसे ऐसा करवाने की काफी कोशिशें की गईं। दरअसल कुछ लोग तो उनके पिता के काम को प्रशंसा भरी नजरों से देखते थे और यह सोचते थे कि एल्बस भी मगलू विरोधी होंगे। उन लोगों की सोच बिल्कुल गलत थी। जैसा एल्बस को जानने वाला कोई भी व्यक्ति गवाही दे सकता है, उन्होंने जीवन में कभी भी मगलू विरोधी नजरिया नहीं दिखाया। सच तो यह है कि मगलुओं के अधिकारों की प्रबल हिमायत की वजह से बाद के वर्षों में कई लोग उनके दुश्मन बन गए। बहरहाल कुछ ही महीनों में एल्बस की ख्याति उनके पिता की कुख्याति से आगे निकल गई। फर्स्ट ईयर खत्म होते होते वे मगलू विरोधी जादूगर बेटे के रूप में नहीं, बल्कि स्कूल के अब तक के सबसे होनहार विद्यार्थी के रूप में मशहूर हो गए। उनका दोस्त बनना हमारी खुशकिस्मती थी क्योंकि उनकी मिसाल से हमें लाभ हुआ, साथ ही उनकी मदद और प्रोत्साहन से भी, जो वे हमेशा उदारता से देते थे। स्कूल से निकलने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि उस वक्त भी उन्हें एहसास था कि सिखाने में उन्हें सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। उन्होंने स्कूल का हर पुरस्कार ही नहीं जीता, बल्कि जल्दी ही उस दौर के उल्लेखनीय जादूगरों के साथ नियमित पत्राचार भी करने लगे, जिसमें मशहूर कीमियागर निकोलस फ्लमेल, चर्चित इतिहासकार बथिल्डा बैगशॉट और जादुई सिद्धांतकार एडलबर्ट वेफलिंग भी शामिल थे। रूपांतरण आज, सम्मोहन की चुनौतियां और व्यवहारिक काढ़ा निर्माता जैसे महत्वपूर्ण प्रकाशनों में उनके कई शोध पत्र छपे।
डंबलडोर का कैरियर बेहद उज्जवल नजर आ रहा था और इकलौता सवाल यही था कि वे कब जादू मंत्री बनेंगे। हालांकि बाद के वर्षों में भी अक्सर उनके मंत्री बनने की अटकलें लगाई गईं, लेकिन उनके मन में मंत्री बनने की महत्वाकांक्षा कभी थी ही नहीं। हॉगवर्ट्स में हमारे पढ़ाई शुरू करने के 3 साल बाद एल्बस का भाई एबरफोर्थ भी वहां आ गया। उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। एबरफोर्थ की पढ़ाई में खास दिलचस्पी नहीं थी। वह एल्बस की तरह तर्कपूर्ण बातचीत से नहीं, बल्कि कुश्ती लड़कर मतभेद सुलझाना ज्यादा पसंद करता था। बहरहाल यह कहना बिल्कुल गलत है। जैसा कईयों ने कहा है कि दोनों भाइयों में दोस्ती नहीं थी, उनके आपसी संबंध अच्छे थे, जितने कि दो इतने अलग किस्म के भाइयों के हो सकते थे। एबरफोर्थ के नजरिए से देखें तो एल्बस की छाया में रहना कोई आरामदेह अनुभव नहीं था। हर क्षेत्र में एल्बस से पीछे रहना उनके आपस में दोस्त बनने के बीच स्पष्ट जोखिम था, और भाई के रूप में भी यह ज्यादा आनंददायक नहीं हो सकता था। हॉगवर्ट्स से निकलने के बाद एल्बस और मैं एक साथ दुनिया का पारंपरिक भ्रमण करना चाहते थे। अपना कैरियर शुरू करने से पहले हम विदेशी जादूगरों से मिलना जुलना चाहते थे। बहरहाल किस्मत को यह मंजूर नहीं था। हमारी यात्रा शुरू होने के एक दिन पहले ही एल्बस की मां कैंड्रा की मौत हो गई और एल्बस परिवार के मुखिया बन गए। कैंड्रा की अंत्येष्टि में शामिल होने और श्रद्धांजलि देने के लिए मैंने अपनी यात्रा कुछ दिनों के लिए टाल दी और इसके बाद मैं अकेले ही दुनिया की सैर करने चल दिया। एल्बस को अपने छोटे भाई और बहन की देखभाल करनी थी। इसके अलावा पैसों की तंगी भी थी, इसलिए एल्बस के मेरे साथ जाने का सवाल ही नहीं था। यह हमारे जीवन का ऐसा दौर था जिसमें हमारे बीच बहुत कम संपर्क रहा। मैं एल्बस को पत्र लिखता रहा और शायद थोड़ी असंवेदनशीलता से अपनी यात्रा के रोचक प्रसंग बताता रहा, जिसमें ग्रीस में दैत्यों से बाल बाल बचने से लेकर मिस्र के क्रीमियागारों के प्रयोगों तक के वर्णन शामिल थे। उनके पत्रों से मुझे उनकी दिनचर्या के बारे में बहुत कम जानकारी मिली। हालांकि मुझे अंदाजा था कि इतने प्रतिभाशाली जादूगर को घरेलू जिंदगी कितनी कुंठाजनक और बोझिल लग रही होगी। मैं दुनिया की सैर का लुत्फ उठा रहा था। बहरहाल 1 साल लंबी यात्रा के अंत में मुझे यह दहशत भरी खबर मिली कि डंबलडोर परिवार में एक और हादसा हो गया था। डंबलडोर की बहन एरियाना भी चल बसी थी। हालांकि एरियाना काफी समय से बीमार थी, लेकिन मां के बाद उसके भी दुनिया से चले जाने से दोनों भाइयों पर गहरा प्रभाव पड़ा। एल्बस के सबसे करीबी लोग और मैं खुद को उन खुशनसीब लोगों में गिनता हूं, सहमत हैं कि एरियाना की मौत और इस बारे में एल्बस के व्यक्तिगत जिम्मेदारी के एहसास, हालांकि जाहिर है इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, ने उन पर अमिट छाप छोड़ी। लौटने पर मुझे एक ऐसा युवक दिखा जो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा दुख झेल चुका था। एल्बस पहले से ज्यादा गंभीर हो गए थे। उनकी बातों से हंसी मजाक गायब हो चुका था। उनका दुख इस बात से और भी बढ़ गया कि एरियाना की मौत से दोनों भाइयों के संबंध प्रगाढ़ होने के बजाय टूट गए। आगे चलकर यह दरार भर गई। बाद के वर्षों में उनका रिश्ता दोबारा ठीक हो गया। हालांकि इसे प्रगाढ़ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन निश्चित रूप से यह सामंजस्यपूर्ण तो था ही। बहरहाल उसके बाद डंबलडोर अपने पिता या एरियाना के बारे में बहुत ही कम बातें करते थे और उनके दोस्तों ने भी उनके परिवार का जिक्र करना छोड़ दिया। इसके बाद के वर्षों की विजय यात्रा के वर्णन का काम मैं दूसरे लोगों पर छोड़ता हूं। जादूगरों के ज्ञान के क्षेत्र में डंबलडोर के असंख्य योगदान भावी पीढ़ियों को लाभ पहुंचाएंगे, जिनमें ड्रैगन के खून के 12 प्रयोगों की उनकी खोज शामिल है। इसके अलावा जादूगर न्याय सभा के प्रमुख वॉरलॉक के रूप में उन्होंने अपने कई निर्णयों में असाधारण ज्ञान का परिचय दिया। आज भी लोग यह मानते हैं कि 1945 में डंबलडोर और ग्रिंडेलवाल्ड के बीच हुआ द्वंद्व युद्ध अतुलनीय है। इसे देखने वालों ने लिखा है कि इन दोनों असाधारण जादूगरों को युद्ध करते देखकर उन्हें दहशत और आश्चर्य मिश्रित श्रद्धा का मिला जुला एहसास हुआ।
डंबलडोर की विजय और जादूगरों की दुनिया पर इसके परिणामों को जादूगरों के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। गोपनीयता के राष्ट्रीय अधिनियम या तुम जानते हो कौन के पतन की ही तरह एल्बस डंबलडोर कभी घमंडी या बड़बोले नहीं रहे। वे हर व्यक्ति में अच्छे गुण खोज सकते थे, चाहे वह कितना ही महत्वहीन या दीनहीन दिख रहा हो। मेरा मानना है कि शुरुआती झटकों के कारण वे बहुत मानवीय और सहानुभूतिपूर्ण बन गए थे। मुझे उनकी कमी कितनी खलेगी यह मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन मेरी क्षति जादूगर संसार को हुई क्षति की तुलना में कुछ भी नहीं है। इस बारे में कोई सवाल ही नहीं किया जा सकता कि वे हॉगवर्ट्स के सबसे प्रेरक और लोकप्रिय हेडमास्टर थे। वे उसी तरह मरे जिस तरह वे हमेशा जिए थे, बहुसंख्यक लोगों की भलाई करते हुए। आखिरी समय तक वे दीन दुखियों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाने के उतने ही इच्छुक थे जितना मुझसे पहली मुलाकात वाले दिन वे ड्रैगन पॉक्स के शिकार छोटे बच्चे की ओर हाथ बढ़ाने के इच्छुक थे। हैरी ने पढ़ना खत्म कर दिया, लेकिन श्रद्धांजलि के साथ छपी तस्वीर को निहारता रहा। डंबलडोर के चेहरे पर जानी पहचानी प्यारी मुस्कान थी, लेकिन जब वे अपने आधे चांद के आकार के चश्मे के ऊपर से झांके तो हैरी को लगा जैसे वे उसका एक्सरे कर रहे हों। हैरी को लगता था कि वह डंबलडोर को बहुत अच्छी तरह जानता है, लेकिन इस श्रद्धांजलि को पढ़ने के बाद उसे यह मानना पड़ा कि वह उन्हें बिल्कुल भी नहीं जानता था। एक बार भी उसने बच्चे या जवान डंबलडोर की कल्पना ही नहीं की थी। उसे लगा था वे हमेशा ऐसे ही रहे होंगे, सफेद बालों वाले, सम्मानजनक और बूढ़े। किशोर डंबलडोर की कल्पना करना उतना ही अजीब था जितना मूर्ख हरमाइनी या दोस्ताना विस्फोटक अग्निडंक की कल्पना करना। उसके मन में कभी डंबलडोर से उनके अतीत के बारे में पूछने का ख्याल ही नहीं आया। बेशक उसका पूछना अजीब और उद्दंडतापूर्ण लगता, लेकिन आखिर सभी जानते थे कि डंबलडोर ने ऐतिहासिक द्वंद्व युद्ध में ग्रिंडेलवाल्ड को हराया था। फिर भी हैरी ने डंबलडोर से इसके बारे में कभी कुछ नहीं पूछा था। उसने उनके बाकी मशहूर कारनामों के बारे में भी कभी सवाल नहीं किया था। नहीं, डंबलडोर और हैरी ने तो हमेशा हैरी के अतीत, हैरी के भविष्य, हैरी की योजनाओं के बारे में बातचीत की थी, तथा अब हैरी को ऐसा लग रहा था कि उसके भविष्य के इतने खतरनाक तथा अनिश्चित होने के बावजूद वह कई ऐसे अवसर चूक गया था जब वह डंबलडोर से उनके बारे में ज्यादा जानकारी हासिल कर सकता था। उसने अपने हेडमास्टर से जिंदगी में सिर्फ एक ही व्यक्तिगत सवाल पूछा था और उसका अंदाजा था कि डंबलडोर ने उसका जवाब ईमानदारी से नहीं देखा था। जब आप दर्पण में देखते हैं तो आपको क्या दिखता है? मैं देखता हूं कि मेरे हाथ में मोटे ऊनी मोजे हैं। कुछ पलों तक ख्यालों में खोए रहने के बाद हैरी ने दैनिक जादूगर में छपी उस श्रद्धांजलि को काटकर सावधानी से तह किया और उसे व्यवहारिक सुरक्षात्मक जादू और गुप्त कलाओं के विरुद्ध उसके प्रयोग पुस्तक में रख लिया। फिर उसने बाकी बचा अखबार कचरे के ढेर में फेंक दिया और कमरे की तरफ देखने लगा। अब यह काफी साफ दिख रहा था। सिर्फ दो ही चीजें करीने से नहीं जमी थीं। आज का दैनिक जादूगर जो अब भी पलंग पर पड़ा था और उसके ऊपर रखा टूटे आईने का टुकड़ा। हैरी ने पलंग के पास जाकर आईने के टुकड़े को अखबार पर से हटाकर अखबार खोला। सुबह उल्लू से अखबार लेते समय उसने सिर्फ हेडलाइन देखकर ही अखबार एक तरफ फेंक दिया था, क्योंकि हेडलाइन में वोल्डेमॉर्ट के बारे में कुछ नहीं छपा था। हैरी को पूरा यकीन था कि मंत्रालय वोल्डेमॉर्ट की खबरें न छापने के लिए दैनिक जादूगर पर दबाव डाल रहा होगा। यही वजह थी कि वह इस खबर को नहीं देख पाया था। पहले पेज के नीचे वाले आधे हिस्से में डंबलडोर की तस्वीर थी। डंबलडोर थोड़ी उलझन में दिख रहे थे और तस्वीर के ऊपर हेडलाइन थी, डंबलडोर। आखिर सच्चाई पता चल ही गई। अगले सप्ताह उस दोषपूर्ण जादूगर की सनसनीखेज कहानी प्रकाशित हो रही है
जिसे कई लोग उनकी पीढ़ी का महानतम जादूगर मानते हैं। इस जीवनी में रीटा स्कीटर डंबलडोर की शांत सौम्य बुद्धिमत्ता वाली लोकप्रिय छवि की बखिया उधेड़कर उनके उथल पुथल भरे बचपन, दिग्भ्रमित युवावस्था, द्वेषों और स्याह रहस्यों का खुलासा करती हैं। जब वे जादू मंत्री बन सकते थे तो फिर वे हेडमास्टर बनकर ही क्यों संतुष्ट रहे? मायापंछी का समूह नाम के खुफिया संगठन का असली मकसद क्या था? डंबलडोर की मौत की हकीकत क्या थी? इन जैसे बहुत से सवालों के जवाब आपको इस नई हंगामा खेज जीवनी में मिलेंगे, जिसका शीर्षक है एल्बस डंबलडोर का जीवन और झूठ का सिलसिला। इस जीवनी की लेखिका रीटा स्कीटर से बेटी ब्रैथवेट का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पेज 13 पर। हैरी ने अखबार के पन्ने तेजी से पलटे और पेज 13 पर पहुंच गया। लेख में ऊपर एक और जानी पहचानी तस्वीर थी। एक महिला जो रत्न जड़ित चश्मा पहनी थी, जिसके बाल घुंघराले तथा सुनहरे थे, जिसके दांत दिख रहे थे और जो विजयी अंदाज में मुस्कुराती हुई उंगलियों से उसकी ओर इशारा कर रही थी। इस भयानक छवि को नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश करते हुए हैरी पढ़ने लगा। रीटा स्कीटर का व्यक्तित्व बहुत ही भावुक और दयालु है, जो भंडाफोड़ करने वाली उनकी मशहूर छवि से मेल नहीं खाता है। अपने आरामदेह घर के हॉल में मेरा स्वागत करते हुए वे मुझे एक कप चाय, केक और नवीनतम गपशप के लिए सीधे किचन में ले गईं। रीटा स्कीटर ने कहा, जाहिर है डंबलडोर हर जीवनी लेखक के लिए वरदान है। इतना लंबा और घटनापूर्ण जीवन। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी पुस्तक के बाद भी उनकी बहुत सी जीवनियां प्रकाशित होंगी। स्कीटर ने निश्चित रूप से यह काम बहुत फुर्ती से किया है। डंबलडोर की जून में हुई रहस्यमयी मौत से सिर्फ 4 हफ्ते बाद ही उनकी 900 पेज की पुस्तक पूरी हो गई। मैंने स्कीटर से पूछा कि उन्होंने इस काम को इतनी तेजी से कैसे कर लिया। ओह, अगर आप इतने लंबे समय से पत्रकार हों जितनी कि मैं हूं, तो डेडलाइन पर काम पूरा करना आदत बन जाता है। मैं जानती थी कि जादूगर दुनिया डंबलडोर की पूरी कहानी जानने के लिए बेताब है और मैं इस आवश्यकता को पूरी करने वाली पहली लेखिका बनना चाहती थी। इस पर मैंने जादूगर न्याय सभा के विशेष सलाहकार और एल्बस डंबलडोर के पुराने मित्र एल्फियस डोज की बहुप्रचारित टिप्पणी का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने इस जीवनी के बारे में कहा है, स्कीटर की पुस्तक में चॉकलेट मेंढक कार्ड से भी कम सच्चाई है। स्कीटर सिर झटक कर हंस दी। बेचारा डॉजी, मुझे याद है कि कुछ साल पहले मैंने जलमानुषों के हकों के बारे में उसका इंटरव्यू लिया था। वह सठिया चुका है। उसे लग रहा था कि हम विंडरमेयर झील की तलहटी में बैठे हैं। मुझे बार बार ट्राउट से सावधान करता रहा। एल्फियस डोज जैसी कई बात और लोगों ने भी कही है कि इस पुस्तक में ज्यादा दम नहीं है। क्या स्कीटर को यह नहीं लगता कि डंबलडोर के लंबे और असाधारण जीवन की पूरी तस्वीर हासिल करने के लिए सिर्फ 4 हफ्ते का समय बहुत कम है? स्कीटर मुस्कुराते हुए और प्यार से अपनी उंगलियां टेबल पर बजाते हुए कहती हैं, देखिए, आप और मैं दोनों ही अच्छी तरह जानते हैं कि गैलियनों से भरे मोटे थैले नहीं, शब्द को सुनने की अनिच्छा और अच्छी तीव्र कथन कलम के इस्तेमाल से लोगों से कितनी ज्यादा जानकारी उगलवाई जा सकती है। वैसे लोग डंबलडोर पर कीचड़ उछालने के लिए लाइन लगाए खड़े थे। जानते हैं, हर कोई उन्हें महान नहीं मानता है। उन्होंने बहुत से महत्वपूर्ण लोगों को अपना दुश्मन बना लिया था। लेकिन डॉज को हवाई गरुड़ अश्व से नीचे उतर आना चाहिए, क्योंकि मैंने एक ऐसे सूत्र से जानकारी उगलवा ली है जिसके लिए ज्यादातर पत्रकार अपनी छड़ी देने तक को तैयार हो जाएंगे। इस सूत्र ने पहले भी कभी सार्वजनिक बयान नहीं दिया है, हालांकि वह डंबलडोर की युवावस्था के सबसे उथल पुथल भरे और गड़बड़ झाले वाले दौर में उनके करीब रही थी। स्कीटर की जीवनी के पूर्व प्रचार से यह स्पष्ट है कि जो लोग डंबलडोर के जीवन को बेदाग मानते हैं, उन्हें इसमें बहुत सी सदमे भरी खबरें मिलने वाली हैं। मैंने उनसे पूछा कि इस जीवनी में सबसे आश्चर्यजनक भंडाफोड़ कौन से हैं। स्कीटर ने हंसते हुए कहा, छोड़ो भी बेटी, मैं अपनी पुस्तक की सारी बातें नहीं बताने वाली, वरना पुस्तक कौन खरीदेगा। लेकिन मैं इतना वादा जरूर करती हूँ कि जो लोग डंबलडोर के जीवन को उनकी दाढ़ी की तरह पाक और साफ मानते हैं, उन्हें नींद से जाग जाना चाहिए। मैं इतना जरूर बता देती हूँ कि तुम जानते हो कौन के खिलाफ उनकी जोशीली बातें सुनने वाला कोई व्यक्ति सपने में भी नहीं सोच सकता था कि अपनी जीवनी में उन्होंने कभी भी गुप्त कलाओं में हाथ पैर मारे थे। जिस जादूगर ने बुढ़ापे में सहनशीलता की वकालत की,
युवावस्था में उसकी मानसिकता कोई खास उदार नहीं थी। जी हाँ, एल्बस डंबलडोर का अतीत बहुत दागदार था और उनका परिवार बड़ा अजीब था। वैसे इन बातों को छिपाने की उन्होंने काफी कोशिश की थी। मैंने पूछा कि क्या स्कीटर का इशारा डंबलडोर के भाई एबरफोर्थ की तरफ था, जिसे न्याय सभा ने 15 साल पहले जादू के दुरुपयोग के लिए सजा दी थी और जिससे छुटपुट सनसनी फैली थी। ओह, एबरफोर्थ तो गोबर के ढेर का सिर्फ ऊपरी हिस्सा है, स्कीटर ने हंसते हुए कहा। नहीं नहीं, बकरियों पर जादू करने वाले दीवाने भाई से भी ज्यादा बुरी बात है, मगलू विरोधी पिता से भी ज्यादा बुरी बात है। हालांकि डंबलडोर इन दोनों को भी गोपनीय नहीं रख पाए और न्याय सभा ने दोनों को सजा दी। नहीं, मैं तो उनकी माँ और बहन को लेकर उलझन में थी। थोड़ी छानबीन करने पर वहां मुझे बुराई का घोंसला मिला, लेकिन जैसा मैंने कहा है, विस्तृत जानकारी के लिए आपको इस पुस्तक का अध्याय 9 से 12 तक पढ़ने का इंतजार करना होगा। इस वक्त तो मैं इतना ही कह सकती हूँ कि इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है कि डंबलडोर ने कभी यह क्यों नहीं बताया कि उनकी नाक कैसे टूटी। परिवार के गड़े मुर्दे उखाड़ने के अलावा क्या रीटर डंबलडोर की प्रतिभा को नकारती हैं? आखिर इन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जादुई खोजें की हैं। उनमें दिमाग तो था, स्कीटर ने स्वीकार किया। हालांकि कई लोग अब सवाल करते हैं कि क्या उन्हें उनकी तमाम तथाकथित उपलब्धियों का सचमुच पूरा श्रेय मिलना चाहिए। जैसा कि मैंने अध्याय 16 में खुलासा किया है, आइवर डेलॉन्सबाई का दावा है कि ड्रैगन के खून के 8 उपयोग उसने पहले ही खोज लिए थे और उसकी गलती यह थी कि उसने अपना शोध पत्र डंबलडोर को पढ़ने को दे दिया था। मैंने कहा, लेकिन डंबलडोर की कुछ उपलब्धियों के महत्व को नकारा नहीं जा सकता, जैसे ग्रिंडेलवाल्ड की मशहूर पराजय। स्कीटर ने खुलकर मुस्कुराते हुए कहा, ओह, मुझे खुशी है कि आपने ग्रिंडेलवाल्ड का जिक्र किया। मुझे डर है कि डंबलडोर की भव्य विजय पर जिन लोगों की आंखें खुशी से नम हो जाती हैं, उन्हें बम के धमाके के लिए तैयार हो जाना चाहिए, या शायद गोबर बम के धमाके के लिए। बहुत ही घटिया झमेला था। मैं बस इतना ही कहूंगी, दरअसल कोई जबरदस्त द्वंद्व युद्ध हुआ ही नहीं था। मेरी पुस्तक पढ़ने के बाद लोग इस नतीजे पर पहुंचने के लिए विवश होंगे कि ग्रिंडेलवाल्ड ने अपनी छड़ी की नोक से एक सफेद रुमाल निकाला था और चुपचाप हार मान ली थी। स्कीटर ने इस दिलचस्प विषय पर आगे कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हमने बात उस विषय की ओर मोड़ दी जो उनके पाठकों को बेशक बाकी मुद्दों से ज्यादा रोचक लगेगा। स्कीटर ने तेजी से सिर हिलाते हुए कहा, ओह हाँ, मैंने पॉटर डंबलडोर संबंध का पूरा एक अध्याय लिखा है। बहुत से लोग उनके संबंध को अस्वस्थ, यहां तक कि भयानक भी मानते हैं। एक बार फिर पूरी कहानी जानने के लिए पाठकों को मेरी पुस्तक खरीदनी होगी, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि डंबलडोर ने शुरू से ही पॉटर में अस्वाभाविक रुचि ली। मुद्दे की बात यह है कि क्या यह उस लड़के के हित में था। जाहिर है हम सभी जानते हैं कि पॉटर ने किशोरावस्था में काफी मुश्किलें झेली हैं। मैंने स्कीटर से पूछा कि क्या वे अब भी हैरी पॉटर के संपर्क में हैं, जिसका चर्चित इंटरव्यू उन्होंने पिछले साल लिया था, जिसमें पॉटर ने पहली बार खुलासा किया था कि तुम जानते हो कौन लौट आया है। ओह हाँ, हमारे बीच बहुत करीबी संबंध है, स्कीटर कहती हैं। बेचारे पॉटर के बहुत कम सच्चे दोस्त रहे हैं और हमारी मुलाकात उसके जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण समय में हुई थी, जादूगरी का त्रिकोणीय टूर्नामेंट। मैं शायद उन चुनिंदा जीवित लोगों में से हूं जो यह दावा कर सकते हैं कि वे असली हैरी पॉटर को जानते हैं। इसके बाद हमने उन अफवाहों के बारे में बातें की जो डंबलडोर के आखिरी घंटों के बारे में फैली हुई हैं। क्या स्कीटर का मानना है कि डंबलडोर की मौत के वक्त पॉटर वहीं था? देखिए, मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहती। सब कुछ पुस्तक में बताया गया है, लेकिन हॉगवर्ट्स महल के भीतर के गवाहों ने डंबलडोर के गिरने, कूदने या धक्का खाने के बाद पॉटर को वहां से भागते हुए देखा था। बाद में पॉटर ने सेवर्स स्नेप के खिलाफ बयान दिया था, जिससे उसकी पुरानी दुश्मनी थी। क्या पॉटर की बात सच है? यह फैसला करना जादूगर समुदाय के हाथ में है। मेरी पुस्तक पढ़ने के बाद इस दिलचस्प मोड़ पर मैंने स्कीटर से विदा ली। इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने एक बेस्ट सेलर पुस्तक लिख डाली है। इस वक्त डंबलडोर के बड़ी संख्या में मौजूद प्रशंसक यह सोच सोच कर कांप रहे होंगे कि इसमें उनके प्रिय हीरो के बारे में जाने क्या भंडाफोड़ होने वाले हैं। लेख पूरा पढ़ने के बाद भी हैरी सूनी आंखों से अखबार के पन्ने को घूरता रहा।
उसके भीतर हिकारत और गुस्सा उबलने लगा। उसने अखबार को मुट्ठी में मरोड़कर गोल किया और पूरी ताकत से दीवार पर फेंक दिया, जहां यह लबालब भरे कूड़ेदान के बाकी कूड़े में शामिल हो गया। वह अंधों की तरह कमरे में आगे बढ़ा। उसने कई ड्रॉर खोलकर पुस्तकें निकालीं और वापस वहीं रख दी। उसे जरा भी पता नहीं था कि वह क्या कर रहा है। उसके दिमाग में तो बस रीटा के लेख के वाक्य गूंज रहे थे। पॉटर डंबलडोर संबंध पर एक पूरा अध्याय। बहुत से लोग उनके संबंध को अस्वस्थ, यहां तक कि भयानक भी मानते हैं। जवानी में उन्होंने भी गुप्त कलाओं में हाथ पैर मारे थे। मैंने एक ऐसे सूत्र से जानकारी उगलवा ली है जिसके लिए ज्यादातर पत्रकार अपनी छड़ी देने तक को तैयार हो जाएंगे। झूठ! हैरी चिल्लाया और उसने खिड़की से अपने पड़ोसी को देखा, जो अपने लॉन मोवर को दोबारा चालू करने के लिए रुक गया था तथा घबराकर ऊपर देख रहा था। हैरी धम्म से अपने पलंग पर बैठ गया। आईने का टूटा हुआ टुकड़ा उससे दूर उछल गया। उसने दोबारा उसे उठाया और अपनी उंगलियों में घुमाने लगा। वह डंबलडोर के बारे में सोच रहा था और उन झूठों के बारे में जिनसे रीटा स्कीटर उन्हें बदनाम कर रही थी। एक नीली झलक। हैरी ठिठक गया और उसकी कसी हुई उंगली एक बार फिर आईने की नुकीली नोक पर फिसली। उसे वहम हुआ होगा। हाँ, जरूर यही होगा। उसने पीछे पलट कर देखा, लेकिन दीवार पेटूनिया आंटी के चुने हुए पीच रंग की थी। वहां ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे आईने में नीली झलक दिख सके। उसने आईने के टुकड़े में दोबारा देखा, लेकिन उसे अपनी चमकती हरी आंखों के सिवाय कुछ दिखाई नहीं दिया। उसे जरूर वहम हुआ होगा और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए वहम ही हुआ होगा क्योंकि वह अपने मृत हेडमास्टर के बारे में सोच रहा था। अगर यकीन के साथ कुछ कहा जा सकता है तो वह यह था कि एल्बस डंबलडोर की चमकती नीली आंखें उसे दोबारा कभी नहीं दिखेंगी।